हेलो गाइस, वेलकम टू एएस साइंस एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और फिर से आपका जो एएस साइंस एकेडमी चैनल से उस पर आपको रेगुलरली अब वीडियोस देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स की ओर चलते हैं, टाइम को ना किल करें। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा, है ना। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार श्री गणेशाय नमः कर लेते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर्स को। जो चैप्टर है 7, चैप्टर्स नंबर 7, चैप्टर 7। चैप्टर्स का जो नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। चलिए हम अपने चैप्टर्स को जो और चलते हैं, ध्यान से देखिए। चैप्टर्स का जो नाम क्या है? आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब चलिए हम लोग चैप्टर्स को शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशंस प्यारा सा देख लेते हैं। कहते हैं तूफान में ताशों का घर नहीं बनता। कहते हैं कि तूफानों में ताशों का घर नहीं बनता, रोने से बिखरा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। समझ में आ गया? तो मेहनत पे ध्यान दीजिए, है ना। और हम अपने चैप्टर्स जो आनुवंशिकता एवं जैव विकास है उसकी ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं, ये आनुवंशिकता जो शब्द है इनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझेंगे हम लोग, आनुवंशिकता के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, आनुवंशिकता के बारे में। और इससे भी समझने से पहले हम लोग दो ऐसे वो गुण हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही विशेष रूप से। तो ध्यान से देखिएगा। शब्द का जो नाम है, क्या नाम है? पैतृक गुण। क्या है? एक गुण पैतृक गुण। दूसरी जो गुण है उसका नाम है सामाजिक गुण। क्या है? सामाजिक गुण। दो गुण है, दोनों में से पहले गुण का जो नाम है पैतृक गुण, दूसरा गुण कौन सा है? सामाजिक गुण। चलिए पैतृक गुण को हम लोग समझते हैं कि पैतृक गुण है क्या। क्योंकि पैतृक गुण सिर्फ लिख देने से नहीं होगा कि ये दोनों गुण है। अब ये दोनों गुण है क्या, इसको भी समझना हम लोग एग्जाम्पल्स के लेकर के ही समझेंगे। तो देखिए पैतृक गुण क्या होता है, यानी कि पैतृक गुण उस गुणों को कहेंगे जो माता पिता से, है ना, माता पिता से जिस गुणों की प्राप्ति हमें होती है उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो पैतृक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? पैतृक गुण कहते हैं। यानी कि जो गुण माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो गुण माता एवं पिता से प्राप्त होते हैं, उन गुणों को हम लोग क्या कहते हैं? पैतृक गुण कहते हैं। पैतृक गुण में क्या सब आ जाएंगे? जैसे कि आपका शरीर हो गया, आपका लंबाई हो गया, है ना, आपका त्वचा का रंग हो गया। आपका जो त्वचा का रंग होगा, काला, उजरा, ब्लैक, मतलब जो भी हो, है ना, जो भी आपके त्वचा का कलर होगा आपके माता पिता से मिले होंगे, यानी कि आपका वो पैतृक गुण है। जो गुण माता पिता के थ्रू मिलते हैं उस गुणों को हम लोग क्या कहते हैं? पैतृक गुण कहते हैं। कौन सी गुण कहते हैं? पैतृक गुण कहते हैं। यानी कि जैसे शरीर का तो लंबाई, शरीर, लंबाई, त्वचा का रंग, यानी कि ये सारे चीज जो मिलते हैं हमारे हम लोग को, वो गुण जो होते हैं उस गुणों को हम लोग पैतृक गुण कहते हैं। और पैतृक गुण कहाँ से मिलता है? माता पिता से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? माता पिता से। सेकेंड देखिए क्या है? सामाजिक गुण। अगले जो है वो है सामाजिक गुण। देखिए सामाजिक गुण को हम लोग समझते हैं। सामाजिक गुण क्या होता है? तो सामाजिक गुण देखिए क्या होता है। सामाजिक गुण जो समाजों के द्वारा हमको प्राप्त होता है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस व्यवहार से रहेंगे उस प्रकार के हमको क्या मिलेगा? गुण मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा। जिससे कि सामाजिक गुण में आ जाएगा जो चीज, यानी कि जो गुण की प्राप्ति हमको समाज से हो उस गुणों को हम लोग क्या कहेंगे? सामाजिक गुण कहेंगे। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, माने कि समाज में एक शांत स्वभाव का लड़का, प्यारा सा लड़का है। लड़का को देखना चाहते तो देख लीजिए इधर, शांत स्वभाव का बहुत ही प्यारा लड़का है ना। अब देखिए प्यारा से लड़का है। अब देखिए इस लड़का को
है ना। समझिए कि किसी समाज में रह रहे हैं, अब ये समाज में रह करके ये लड़का जो है एक समाज में जहाँ पे रहते हैं वहाँ उससे पहले की जो स्थिति में रहते थे, है ना, वो शांत है। ये समझो कि लड़का पूरा पूरा शांत है। जिस सोसाइटी में इसका रहता है, जिस सोसाइटी में लड़का रह रहा है, उस सोसाइटी का समझिए कि थोड़ा सा चोर उचक्का वाला माहौल है। कैसा माहौल है? चोर उचक्का वाला। तो ये तो लड़का जो है इस सोसाइटी में रहते रहते चोर उचक्के वाले भी गुण को क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे। यानी कि ये शांत था ना, तो ये भी क्या बन जाएगा? चोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चोर बन जाएगा। तो ये गुण जो चोरी का है ये भी एक गुण है, क्वालिटी है ना। तो ये गुण जो इनको प्राप्त हुआ, ये गुण कहाँ से प्राप्त हुआ इनको? ये समाज से प्राप्त हुआ। कहाँ से? समाज से। तो इस गुण को हम लोग कहेंगे सामाजिक गुण, यानी कि जो गुण हमको समाज से मिले सामाजिक गुण हो गया। तो ये चोर बनना इसका लिए सामाजिक गुण हो गया। अब कोई लड़का चोर से धीरे धीरे बेईमाने बन गया तो बेईमान भी कैसा गुण हो जाएगा? समाजिक गुण हो जाएगा। कोई लड़का समाज में रहते रहते पढ़ने लिखने में तेज हो जाए, यानी कि समाज में उसको पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है तो वो क्या बन गया? तेज बन गया, पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट हो गया, तेज बन गया। आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, है ना। आगे जो हम लोग बात करेंगे, देखिए जैसे कि अब कोई लड़का धीरे धीरे रहते रहते क्या बन गया? तेज बन गया, उसके मोहल्ले में। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर किसी का पिताजी, मानिए किसी का पिताजी अगर पुलिस है, टीचर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, अगर उसका बेटा डॉक्टर, अगर किसी का पिताजी टीचर है, तो जरूरी ये बात हो सकती है क्या कि वो उसका बेटा भी टीचर हो? अगर किसी का पिता डॉक्टर है ना, किसी का पिता अगर डॉक्टर है तो क्या उसका बेटा भी डॉक्टर हो? नहीं, ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि ये गुण पैतृक गुण नहीं हो सकते। किसी का पिताजी मानिए बहुत ज़्यादा तेज है पढ़ने में, टैलेंटेड है ना, उसके पास नॉलेज की बहुत ज़्यादा नॉलेज की कोई कमी नहीं है, तो क्या उनके बेटा भी नॉलेज से पूरा, जितना अगर नॉलेज उसके पास उतना नॉलेज उसके पास हो सकता है? हो सकता है, बल्कि वो मेहनत करे तो हो सकता है, पर ये गुण उसके पिताजी से नहीं आएंगे, क्योंकि ये गुण उसकी पैतृक गुण नहीं होंगे। ये गुण जो होगा ये गुण होगा सामाजिक गुण। तो जो गुण हम लोगों को समाज से मिले उस गुण को हम लोग क्या कहेंगे? सामाजिक गुण। जो लोग हमारे जो गुण माता पिता से मिले उसे पैतृक गुण कहें। तो दोनों गुण के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, पैतृक गुण और सामाजिक गुण। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब इस आनुवांशिकता को समझते हैं। किसको समझते हैं? आनुवांशिकता की आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता देखिए क्या है। तो ये आनुवांशिकता है, ये आनुवांशिकता क्या होता है? आनुवांशिकता किसे कहेंगे? तो आनुवांशिकता देखिए किसे कहेंगे? ये आनुवांशिकता के लिए ये दो शब्द फिर से हम लोग को, एक माता और दूसरा क्या? पिता। यानी कि सीधे सीधे आप मान लीजिए एक स्त्री है ना, एक पुरुष हो गया, एक स्त्री और दूसरा क्या है? एक पुरुष है। जब ये स्त्री और पुरुष जब सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे, है ना, सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे, तो इस रिलेशन से जो युग्मक निकलेंगे, है ना, और युग्मकों का मेल होके जो संतानों का जन्म होगा, जो संतानों के जन्म होगा, इस प्रोसेस को पूरा तरीका से 6 चैप्टर में समझा दिया गया है। तो यहाँ हम लोग जो टॉपिक है उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो एक स्त्री और पुरुष के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन जो हुआ और उससे जो निकले युग्मक है, युग्मक यानी कि पुरुष का जो शुक्राणु होगा, स्त्री का जो अंडाणु होगा, उन दोनों का जो मेल होके एक संतानों का जन्म हुआ है। तो इस संतानों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो ये युग्मकों के माध्यम से संचरण होकर के, है ना, एक संतानों में आ जाते हैं। तो उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। यानी कि एक स्त्री और पुरुष के बीच, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण युग्मकों को, है ना, युग्मकों का संचरण करके एक से, यानी कि उसके संतानों में चले जाते हैं, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे? अनुवांशिकता कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुवांशिकता कहेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि आनुवांशिकता, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आनुवांशिकता हम लोग किसे कहेंगे। आनुवांशिकता हम लोग किसे कहेंगे? ध्यान से देखिएगा, आनुवंशिकता हम लोग किसे कहेंगे? देख लिए ध्यान से। चलिए ध्यान से देखिए,
आनुवंशिकता किसे कहेंगे हम लोग, यानी कि है ना जनकों से उनके संतानों में, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से, है ना, पैतृक गुणों का जो संचरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। आगे बढ़ने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ये जो आनुवंशिकता है क्या है, आनुवंशिकता। ये आनुवंशिकता पहली बार इस आनुवंशिकता के बारे में कौन बताया था? ये आनुवंशिकता है, इनके बारे में पहली बार कौन बताए हुए थे? आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में कौन बताए थे? तो सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया हुआ था। कौन बताया थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने इनके बारे में बताया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में बताए हुए थे, है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था? आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले बताए थे, इसीलिए आनुवंशिकता का जो पिता माना जाता है, पिता, वो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। अब देखिए एक जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, इनके बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल का थोड़ा सा परिचय हम लोग ले लें कि ग्रेगर जॉन मेंडल का क्या परिचय है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले बताया थी, इसीलिए इसे आनुवंशिकता का पिता यानी कि जनक कहा गया। तो आनुवंशिकता के जनक के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनका जन्म के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था, 22 ईस्वी। और इसका जो मृत्यु हो गई थी, इसकी जो मृत्यु हुई थी 6 जनवरी, है ना, 6 जनवरी, है ना, 6 जनवरी 1884 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 इसकी मृत्यु हो गई। आगे बात करते हैं, ये किस देश के रहने वाले थे? ये किस देश के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया में किस स्थान पे रहने वाले थे? ब्रून नामक स्थान पे। कहाँ पे रहने थे? ब्रून नामक स्थान पे रहते थे। आगे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं, ब्रून नामक स्थान पे रहते थे कौन? ये ग्रेगर जॉन मेंडल है वो। आगे देखिए, अगला हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखिए, इसके बारे में और विशेष बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। स्थान किस स्थान पे रहते थे? यानी कि ब्रून नामक स्थान पे ये रहते थे। और ये पादरी भी, यानी कि ईसाई धर्म के पादरी भी ये माने जाते थे, है ना। ईसाई धर्म के पादरी भी इसे माना जाता था। पादरी यानी कि जैसे कि हिंदू धर्म में पंडित हो गया, मुस्लिम धर्म में पुराना यानी कि मौलवी जो होता है वो हो गए। तो इस ईसाई धर्म में पादरी के रूप में भी माना जाता है, यानी कि ईसाई धर्म के पादरी भी इसे माना जाता है, ईसाई धर्म के। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो ईसाई धर्म के पादरी भी माने जाते थे कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल ईसाई धर्म के पादरी भी माने जाते थे। एक बात और है कि इन्होंने जब ये आनुवंशिकता के बारे में बताया, क्योंकि ये अभी हम लोग कहें कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में बताया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस प्रकार से आनुवंशिकता के बारे में बताया? तो उन्होंने एक प्यारा सा पौधा, मटर के पौधा लिए हुए थे। कौन सा पौधा? मटर के पौधा लिए। मटर के पौधा पर प्रयोग करके ये आनुवंशिकता में बताने का कार्य किए। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने
किया गया, आनुवंशिकता के बारे में बताने के लिए मटर का पौधा लिया था। मटर का पौधा उन्होंने जब लिया, और इस पे हम लोग बात करेंगे आगे कि मटर के पौधा से प्रोसेस कैसे हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। अभी जो देख रहे हैं ध्यान से देखिए, मटर का पौधा जो लिया और इस पे जो प्रयोग उन्होंने दर्शाया, उस सारे बातों को वो एक पुस्तक में लिख दिए, है ना। सारे यानी कि जितने बातें हुई सारे के सारे बातों को एक पुस्तक में लिख दिए, जिस पुस्तक का नाम है एनुअल, क्या है, एनुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल, क्या नाम है इसका, नाम देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। एनुअल रिप्रो एन क्या नाम इसका, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल, है ना, हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनी। इसका पूरा नाम है किसका, मटर के जो पौधा के बारे में जिस पुस्तकों में लिखा था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उस बुक का नाम क्या है, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनी। इसका पूरा नाम हो जाता है किसका, आनुवंशिकता के बारे में जो मटर के पौधा को लेकर के बताए हुए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिस पुस्तक में इस बात को लिखे थे, है ना, यानी कि जो एनुअल बुक थे उसमें लिखा था ये मटर के प्रयोग को, है ना। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने अपने जीवन यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था आनुवंशिकता को किसमें दिखाया था, यानी कि एनुअल बुक में सारे बातों को उन्होंने बताए हुए थे। ये देखिए, इन्होंने जो बता रहे थे इस बात को बताया, तो इनकी बातों को कुछ समय के लिए जब ये बता रहे थे बातें सबको, है ना, तो इनकी बातों को उतनी ज़्यादा बिलीव नहीं किया जा रहा था। और ये बातें जो इन्होंने किताब में लिखा था, कब लिखा, इन्होंने बात को 1866 ईस्वी में लिखा हुआ था। कब लिखा, 1866 ईस्वी में। लेकिन एक बात था, इसमें ये दिक्कत हो गई थी कि 1866 ईस्वी में इन्होंने क्या था, मटर पे जो प्रयोग दर्शाया था वो सारी बात को एनुअल बुक में 1866 में लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा क्यों, तो देखिए ये जो मटर का पौधा को प्रयोग दर्शाए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना, और वो आनुवंशिकता के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन यानी वैज्ञानिक के क्षेत्र में इस बातों की मान्यता मिलती ही नहीं थी। तो मान्यता नहीं मिलता था, तो इन्होंने क्या किया, बुक एनुअल नामक बुक में 1866 में बातों को लिख दिया, क्योंकि आनुवंशिकता के बारे में बताने के जो कार्य ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, उसको पूर्ण विश्वास था कि हमारे प्रयोग सही है ना, पर वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका मान्यता नहीं मिल रहे थे, नहीं मिल रहा है। इन्होंने अपने पुस्तक लिखे 1866 में, उसमें इस बातों को दर्शा दिए। अब दर्शाने के बाद देखिए क्या हुआ, कुछ समय तक ऐसे ही बीता, इन्होंने अपने लाइफ को सरवाइव किए, जिए। उसके बाद कुछ समय बीता, फिर से बीतते गया, इसकी मृत्यु जो हो गई थी, इसकी मृत्यु अभी बताया कि यहाँ पे 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हो गई, है ना। इसकी मृत्यु यानी लाइफ सर्वाइव करते गए, फिर उसी प्रकार से समय ढलते गया, जबकि इसकी मृत्यु हो गई, फिर भी तभी भी इसको मान्यता इसकी आनुवंशिकता के प्रयोग का मिला हुआ था। तो थोड़ा सा आगे गया समय, ऐसे ही करके बीतता गया। थोड़ी ही समय के बाद आ गई क्या, 1900 ईस्वी आने के बाद इन्होंने अपना कमबैक किया, यानी कि लगभग 34 वर्ष बाद, है ना, 34 वर्ष बाद, यानी कि इन्होंने जो बात को, है ना, इस वाले यानी कि एनुअल बुक में लिखे हुए थे, कहाँ पे, एनुअल नामक बुक में मटर के पौधे के बारे में जो बताए हुए थे, है ना, जो अपने प्रयोग में दर्शाए थे, उस बातों को, इनका बात को मान्यता जो मिला 34 वर्ष बाद, यानी कि 1900 ईस्वी में इनकी बातों को मान्यता वैज्ञानिक क्षेत्र में प्राप्त हुए। पर इनका जो सत्य था वो सत्य हुआ, क्योंकि सत्य कभी, है ना, हारता नहीं है, परेशान होता है पर हारता नहीं है ना, कभी भी वो हारता नहीं है ना। ये अपने आप को सत्य मानते थे, इन्होंने अपने आप को कभी गलत नहीं बताया, है ना, अपने आप को सत्य मानकर इन्होंने एक बुक में दर्शा दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, इनकी बातों को एट लास्ट कहीं नहीं कहीं सत्य मिला और कहीं न कहीं मान्यता भी मिला। 34 वर्ष इसके बाद इसकी बातों को मान्यता प्राप्त हुआ थी, यानी कि 1900 ईस्वी में इसकी बातों को मान्यता। तो आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर ऐसे पूछ सकता है कि बताइए, आनुवंशिकता जो है ना, आनुवंशिकता के बारे में उन्होंने किस पौधा को लेकर आनुवंशिकता को बतलाए हुए थे। तो मटर के पौधा को लेकर, किसको लेकर, मटर के पौधा के बारे में, जो वो मटर के पौधा पर जो प्रयोग किया था उसको किस बुक में लिखे हुए थे, तो एनुअल वाले बुक्स में लिखे थे। ये बुक्स कब लिखी गई थी, 1866 में लिखी गई थी, है ना। इस बुक को मान्यता, यानी कि इस प्रयोग को मान्यता कब मिला, तो 1900 ईस्वी में मिला। इस पुस्तक के लिखने के कितने वर्षों बाद इसकी मान्यता मिला, तो 34 वर्ष बाद इसको मान्यता प्राप्त हुआ था।
उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखिए। अब देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो देखने वाले ये है कि जो इन्होंने जो आनुवंशिकता के बारे में मटर के पौधा को लेकर बताया हुआ था, उस प्रयोग को देखते हैं इन्होंने आनुवंशिकता को कैसे दिखलाया है ना। तो इन्होंने इस प्रयोग को दर्शाने के लिए दो पौधे को लिया, एक पौधे लंबा लिया, एक पौधे छोटा लिया, यानी कि एक लंबा एक बौना लिया है ना, बौना दो पौधा लिया, एक लंबा एक बौना लिया, दो लिया, एक लंबा और एक बौना लिया। लंबा पौधा को उन्होंने दर्शाया वो डबल टी से दर्शाया, और छोटा पौधा यानी कि बौना वाले को दर्शाया वो स्मॉल टी से, दो स्मॉल टी से दर्शाया, और लंबा वाले को दो कैपिटल टी से दर्शाया। अब देखिए यहाँ पे पौधा जो हो गया एक जोड़ी, यहाँ पे हम लोग पौधा कितने ले लिए, एक जोड़ी, मतलब दो है तो एक जोड़ा हो गया। तो एक जोड़ा होने के कारण इस प्रयोग का नाम दिया गया है एक संकर संकरण। क्या नाम दिया, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण इसका नाम दे दिया। इस प्रयोग का नाम क्या दिया, एक संकर संकरण, यानी कि इसमें लंबा और एक छोटा यानी कि बौना पौधा को लिया गया था। लंबा को दर्शाने के लिए डबल टी और बौना को दर्शाने के लिए स्मॉल यानी कि डबल टी का प्रयोग किया गया। अब देखिए यहाँ पे जो लंबा है और ये क्या है, बौना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो ऐसे रहना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये हो गया लंबा वाला, यानी कि इधर एक टी दिया, इधर एक टी, और ये भी क्या हो गया, टी हो गया। अब देखिए ध्यान से, इधर एक टी, इधर एक टी, फिर इधर भी एक टी, एक टी इधर हो गया। अब देखिए ध्यान से देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टी, यहाँ पे क्या है, टी। ये दोनों टी यानी कि बड़े वाले जो टी है वो किसको इंडिकेट करता है, तो वो लंबा वाले को इंडिकेट करता है। अब देखिए ये वाला भी टी और ये वाला भी टी, ये दोनों टी को मिलाएंगे तो दोनों का दोनों कैसा टी हो जाएगा, बड़ा टी हो जाएगा। अब जैसे कि बात करते हैं, एक स्त्री है ना, एक स्त्री है, एक ये स्त्री हो गया है ना, एक ये क्या हो गया, स्त्री हो गया, और ये क्या यहाँ पर एक पुरुष है, एक पुरुष है ना, एक यहाँ पे ये पुरुष हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये एक स्त्री एक ये पुरुष हो गया, दोनों का दोनों ध्यान से देखिएगा, एक स्त्री एक पुरुष से समझिए कि दोनों का दोनों जो आदमी है ये भी टी ये भी टी, यानी कि दोनों का दोनों क्या है, लंबा है। तो दोनों का दोनों लंबा है, यानी कि ये भी लंबा ये भी लंबा, यानी कि ये भी कैपिटल टी ये भी कैपिटल टी हो गया। तो दोनों कैपिटल टी मतलब दोनों का दोनों कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, यानी कि ये टी और इस टी को मिलाया तो क्या हो गया, दोनों का दोनों टी यानी कि बड़ा टी बन गया। अब इस वाले टी को हम एक साथ रखेंगे तो क्या बनेगा, टी और ये स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखिए इस टी को और इस टी को एक साथ रखते हैं, क्या बनता है, टी यानी कि स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी। फिर इस वाले टी और इस वाले टी को एक साथ रखते हैं, क्या बनता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे देखिए डबल टी टी, यानी कि दोनों बड़ा ही हो गए, यहाँ पे छोटा बड़ा बड़ा छोटा हो गया, यहाँ पे छोटा बड़ा हो गया, यानी दोनों का छोटा ही रह गया। यानी कि इस बातों को देखिए ध्यान से, जब दो बड़े ही बड़े यानी कि एक स्त्री एक पुरुष दोनों ही का दोनों लंबा है तो उनसे किस प्रकार के बच्चे जन्म लेंगे, दोनों का दोनों जो होगा वो लंबा ही जन्म लेंगे। अगर एक यानी कि मानिए एक स्त्री या पुरुष लंबा है या एक स्त्री या पुरुष छोटा है, तो दोनों यानी कि एक लंबा और एक छोटा है तो कैसा होगा, छोटा या बड़ा दोनों, मतलब कि पूरा डेफिनेट नहीं कि लंबा ही हो, डेफिनेट नहीं कि छोटा हो, छोटा लंबा हो सकता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही बात है, छोटा लंबा हो सकता है। यहाँ पे जो है यानी कि दोनों का दोनों छोटा है तो उसी के साथ जन्म होगा, यानी कि छोटा ही जन्म होगा डेफिनेट, यानी कि शुद्ध वाला हो गया। तो इस बात को जो हम लोग अगर दोनों का दोनों छोटा है तो क्या होगा, छोटा ही हो गया, यानी कि डबल टी हो गया, दोनों का दोनों छोटा ही हो गया। ध्यान से देखने का प्रयास करिए, ये लंबा लंबा हो गया यानी कि टी और टी, यानी कि बड़े हो गए, कि स्त्री बड़े पुरुष भी बड़े, तो दोनों का दोनों क्या हो गया, टी, मतलब शुद्ध ये क्या है, लंबा है, इसको उसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबा। ये डबल टी क्या हो गया, शुद्ध लंबा। ये टी और क्या है, स्मॉल टी, ये क्या हो गया, इसमें लंबा भी है और छोटा भी है, तो क्या हो गया, ये अशुद्ध वाला लंबा हो गया, पूरा का पूरा शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध लंबा हो गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ,
टी और ये क्या है, छोटा टी है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध लंबा, क्या हो जाएगा, अशुद्ध लंबा। और यहाँ पे दोनों का दोनों छोटा टी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध बौना, क्या बोलेंगे, शुद्ध बौना बोलेंगे। इसको जो हम लोग बोलेंगे वो शुद्ध बौना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शुद्ध बौना बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंबा क्या है, शुद्ध एक है, अशुद्ध अशुद्ध दो हो गया, और ये क्या हो गया, शुद्ध बौना एक हो गया। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकता को दिखाया गया था। दो मटर के पौधे ले लिए, आप देखिए दोनों छोटा, अगर बड़ा बड़ा रहा है तो डेफिनेटली कि उसकी बड़ा यानी कि लंबाई कैसे निकलेगी, बड़ा निकलेगा, यानी कि माता पिता का आनुवंशिक गुण उसमें गुण दिखने को मिलेगा। छोटा बड़ा रहा है तो छोटा यानी बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा रहा है तो यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पे छोटा छोटा रहे तो छोटा ही होगा। इस बातों को दर्शाए हुए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस एक संकर संग्रह में दो प्रकार के, है ना, दो प्रकार के अनुपात दिखाए गए हैं। इसमें दो प्रकार के अनुपात बताए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें दो प्रकार के अनुपात बताए गए। पहले जो अनुपात है, यहाँ पे अनुपात जो है दो बताया गया है, अनुपात दो। पहला अनुपात है लक्षण प्रारूपी, जिसको फेनोटाइप कहते हैं, लक्षण प्रारूपी अनुपात, फेनोटाइप कहते हैं। दूसरा है जीन प्रारूपी अनुपात, जीन प्रारूपी अनुपात, इसको जीनोटाइप बोलते हैं। इसको जीन प्रारूपी यानी जीनोटाइप, लक्षण प्रारूपी यानी कि फेनोटाइप। अब देखिए जीनो यानी कि लक्षण प्रारूपी अनुपात, यहाँ पे इस एक संकर संग्रह में दो अनुपात लिया गया, एक लक्षण प्रारूपी अनुपात, एक जीन प्रारूपी अनुपात। लक्षण एक यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो प्रयोग दिखाया गया एक संकर संग्रह में, तो लक्षण प्रारूपी का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। लक्षण प्रारूपी यानी कि दो तरह का होगा, एक तो दिखाव वाला गुण होगा, एक अंदर में होगा वो वाले होगा। तो दिखाव वाला जो हो गया लक्षण प्रारूपी हो गया। तो लंबाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली देख ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डबल टी हो गया, यहाँ पे छोटा बड़ा हो गया, यहाँ पे भी छोटा बड़ा हो गया, यहाँ पे बड़ा छोटा छोटा ही यहाँ पे दिखने को मिलता है। बताइए, अगर किसी कोई व्यक्ति में समझिए कि इतना लंबा है, अगर किसी व्यक्ति को इतनी लंबाई है और किसी व्यक्ति को इतनी लंबाई है, तो क्या उसको हम छोट बोल सकते हैं? या अगर इसकी लंबाई इतनी है तो क्या इसको हम बौना बोलेंगे, या इतनी रहेगी तब बौना बोलेंगे? किसी की लंबाई इतनी है, तब यहाँ अगर एक व्यक्ति की लंबाई इतनी है, एक व्यक्ति की लंबाई इतनी है, तो क्या उसको हम बौना बोलेंगे? नहीं, बौना उसको नहीं बोलेंगे। तो इसी प्रकार से यही बात यहाँ पर दर्शाएगी, एक व्यक्ति की लंबाई जो है पूर्णतः पूरी है, इतनी है, तो ये तो शुद्ध लंबा हो गया। यहाँ पे छोटा बड़ा दोनों है, यानी कि ये भी लंबाई में आता है, पर यह थोड़ा सा कम होगा तो चलेगा। तो ये भी हो गया लंबाई में, ये भी हो गया, यानी कि लंबाई में तीन आ जाते हैं। कितने आते हैं? तीन। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो ये तीनों का तीनों कैसा हो गया? लंबा हो गया। और ये क्या हो गया? छोटा। यानी कि लंबे वाले कितने हो गए? तीन। अनुपात है तो अनुपात दीजिए। छोटा वाला कितना हो गया? एक। यानी कि लक्षण प्रारूपी का एक संकर संकरण में लक्षण प्रारूपी का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। आगे देखते हैं जीन प्रारूपी यानी जीनोटाइप का अनुपात क्या हो जाएगा। तो जीनोटाइप का अनुपात देखिए क्या होगा। जीन प्रारूपी का अनुपात एक संकर संकरण में क्या है? तो एक संकर संकरण में जीन प्रारूपी का जो अनुपात हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जो आंतरिक होते हैं, यहाँ पे देखिए पूरे का पूरे, यहाँ पे लंबाई, शुद्ध लंबाई कितना है? 1। शुद्ध लंबाई की संख्या कितनी है? 1। तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग? 1। अनुपात है अनुपात। यहाँ पे देखिए ये दोनों कैसा है? समान है। ये बड़ा छोटा, ये भी बड़ा छोटा, ये दोनों समान है, मतलब दो को समान है तो 2 दे दिए। उसके बाद क्या है? ये शुद्ध बौना है, मतलब ये शुद्ध छोटा ही है। यहाँ पे शुद्ध छोटा यानी कि 1 दे दिए। यानी कि जीन प्रारूपी का जो अनुपात हो गया, क्या हो गया? 1:2:1 हो गया। जीन प्रारूपी यानी कि एक संकर संकरण में जीन प्रारूपी का अनुपात क्या होगा? तो 1:2:1 होगा। और लक्षण प्रारूपी में, है ना, एक संकर संकरण में लक्षण प्रारूपी का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिए कि एक संकर संकरण में जो 2 अनुपात होते हैं, लक्षण प्रारूपी अनुपात और जीन प्रारूपी अनुपात, जीनोटाइप और फेनोटाइप, इन दोनों का अनुपात देख लिए, जो बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अगर ये बात आप लोगों को मन में आता होगा, थोड़ा थोड़ा सा आया होगा कि बताइए कि सर जो आनुवंशिकता के बारे में बताया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में बताने के लिए मटर के पौधा को ही क्यों चुना, है ना। दूसरे पौधे को भी ले सकते थे, मनुष्य पर भी दर्शा सकते थे, पर वो उन्होंने यानी कि मटर के पौधा को ही क्यों चुना, है ना, आनुवंशिकता को बतलाने के लिए। बताइए, आनुवंशिकता को बतलाने के लिए क्यों चुना गया था। आनुवंशिकता को बतलाने के लिए मटर के पौधा को क्यों चुना ग्रेगर जॉन मेंडल ने। देखिए, आनुवंशिकता की पौधा को क्यों चुना था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, आनुवंशिकता को बतलाने की ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्यों चुना। देखिए यहाँ पे इसलिए चुना गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस प्रयोग को दर्शाने के लिए मटर के पौधा को इसलिए चुना क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर वैसे उन्होंने बहुत सारे ऐसे पौधे को लिए जिन पे दर्शाने का प्रयास किया, सोचा उन्होंने, पर उनको इसलिए ये इस पे ये दर्शाया कि देखिए, ये जो मटर का पौधा होते हैं, ये मटर का पौधा जनन की प्रक्रिया करके, है ना, जनन की जो प्रोसेस होती है, जनन की प्रोसेस से ये जैसे है ना अपने जैसे दूसरे को तुरंत ही वो निर्मित कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग इसमें जनन की प्रोसेस तेजी में होती है, जैसे कि एक मटर का पौधा हम लोग ले लिए, है ना, एक मटर का पौधा होगा, है ना, एक मटर का पौधा ले लिए, उससे कुछ फड़ा, है ना, एक फड़ा, और उन्हों को हम लोगों ने तोड़ लिया, वो तोड़े वो उसको हम लोग से कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि कितने दिनों के बाद हम लोग दूसरे, है ना, मटर के पौधा को उगा सकते हैं। तो दूसरे मटर के पौधा को हम लोग 3 से 4 महीना में हम लोग क्या कर लेंगे, उसे उगा सकते हैं। तो 3 से 4 महीना के अंदर ही हम उस पौधे से एक नए पौधे को निर्माण करेंगे, और निर्माण करने से उसके बारे में हम लोग जानकारी देख सकते हैं कि इनका जो पूर्वज वाला है और अभी वाला है उसमें क्या समानता है। तो इसी बातों को सोच कर ने ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया कि कम समय में होने वाली यही वाला था कि 3 से 4 महीना में ही उसको इस बातों को पता चल गया कि इन्होंने यानी कि मटर के पौधा में, यानी कि क्या मटर के पौधा का जो पूर्वज यानी कि पीढ़ी है और उससे जो संतान आएंगे उस दोनों में क्या समानता है, इस बातों को समझने के लिए कम समय वाले पौधा यही दिखे थे, मटर का पौधा। इसीलिए मटर का पौधा को ही चुना, क्योंकि इसमें कम समय में जनन के प्रोसेस से नया पीढ़ी का निर्माण हो जाता है 3 से 4 महीने में। इसीलिए इन्होंने मटर के पौधा को ही चूज किया था, चुना हुआ था। मटर के आदमी को क्यों नहीं चुने, तो देखिए, अगर कोई मनुष्य हो गया, कोई मनुष्य है, अगर कोई मनुष्य है तो इसका जन्म यानी कि पहले तो उन्होंने कि कोई मनुष्य का अगर जन्म होगा तो अपने माँ के घर में 9 महीने रहेंगे, है ना, 270 दिन, 9 महीने है। 9 महीने के बाद उसकी जन्म हुए, लगभग 17 से 18 साल, यानी कि 18 साल, समझिए 15 या 16 साल समझ लीजिए, 15-16 साल तो लगभग उसको टाइम लग ही जाएगा, तब उसकी मैरिज होगा। फिर मैरिज होने के बाद फिर उनके जो बच्चे होंगे उसको होने में 9-10 मिनट टाइम लग जाएंगे। उसके जो टाइम लगे तो कुल मिला के लगभग लगता है कि 17-18 साल हो जाते हैं, इतना टाइम लग जाएंगे। तो एक प्रयोग को बतलाने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आदमी पर यही प्रयोग को दर्शाता तो उसको 17 से 18 साल लगते। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, 17 से 18 साल लगते तो कहाँ से कहाँ समय भाग सकती थी। तो इन्होंने इस बात को जल्दी बतलाने के लिए मटर का पौधा लिखा जो 3 से 4 महीने में ही इस बातों को दर्शा सकता था, यानी कि अनुवांशिकता को दिखला सकते थे। तो मटर का पौधा को इसीलिए चूज किया गया। बात समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि मटर के कितने जोड़े पौधे को ये आनुवांशिकता के बारे में बतलाने के लिए कितने जोड़े मटर के पौधे को लिए हुए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इन्होंने 7 जोड़ी, कितने, 7 जोड़ी मटर के पौधा को इस प्रयोग को दर्शाने के लिए लिए हुए थे। 7 जोड़ी मटर के पौधा को इस प्रयोग को बारे में बतलाने के लिए उन्होंने लिए। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखते रहिए, है ना।
चलिए ध्यान से देखते रहिए। अब इनके बाद हम लोग एक बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पर और जैसे कि एक संकर संकरण है, इसी प्रकार से एक और प्रयोग दर्शाया गया था, द्वि संकर संकरण। क्या था? द्वि संकर संकरण। द्वि संकर संकरण एक और दर्शाया गया था, द्वि संकर संकरण। देखिए द्वि संकर संकरण क्या था, यहाँ पे देखिए द्वि संकरण संकरण में भी दो अनुपात है। एक अनुपात का जो नाम देखिए हम लोग लक्षण प्रारूपी अनुपात, लक्षण प्रारूपी अनुपात। दूसरे जो हो गया वही वाले जीन प्रारूपी अनुपात, जीन प्रारूपी अनुपात। यहाँ पे देखिए लक्षण प्रारूपी यानी कि द्वि संकर संकरण में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या है? तो द्वि संकर संकरण में लक्षण प्रारूपी जो अनुपात है वो क्या होते हैं? तो वो है 9, यानी कि द्वि संकर संकरण में लक्षण प्रारूपी का क्या अनुपात है? तो 9:3:3:1 क्या है? 9:3:3:1 लक्षण प्रारूपी यानी कि द्वि संकर संकरण में लक्षण प्रारूपी का अनुपात हो गया। इसके बाद देखते हैं जीन प्रारूपी का द्वि संकर संकरण में क्या अनुपात होंगे। तो क्या अनुपात होंगे? 1:2 है ना, 2:4 अनुपात 4:1:2 अनुपात है ना, 1:2 है ना, 2:1:2 है ना, 2 और 1:1, यानी कि क्या हो गया इसका? 1:2, 2:4 है ना, अनुपात 1 यानी कि 1:2 और 1:2 और 1:1, यानी कि इसका क्या हो गया? जीन प्रारूपी का अनुपात हो गया। द्वि संकर संकरण में लक्षण प्रारूपी का अनुपात 9:3:1:1, जीन प्रारूपी का अनुपात 1:2, 2:4, 1:2, ये सारे के सारे अनुपात में ही है ना, यहाँ से यहाँ लेकर। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया? यानी कि जीन प्रारूपी का अनुपात हो गया, यानी कि द्वि संकर संकरण में जो दो अनुपात होते आते हैं उन दोनों का ये अनुपात हो गया। उसके बाद आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। आगे देखिए एक वर्ड्स है, ध्यान से देखिए, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आनुवंशिकता को। आनुवंशिकता के बारे में जो बताया वो था मेंडल। कौन था? मेंडल। और ये आनुवंशिक आनुवंशिक शब्द किसने दिया? बताया तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, पर आनुवंशिक शब्द किसने दिया था? आनुवंशिक शब्द किसने दिया? आनुवंशिक शब्द किनके द्वारा दिया गया है? तो ये आनुवंशिक शब्द जो दिया गया है ये किनके द्वारा दिया गया है? ये जो दिया गया है टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया? टी.एस. मॉर्गन के द्वारा। आनुवंशिक शब्द किनके द्वारा दिया गया? टी.एस. मॉर्गन के द्वारा ये आनुवंशिक शब्द दिया गया है। ये मेंडल ने जो सिद्धांत को बताया, आनुवंशिकता के सिद्धांत को बताया था। ये आनुवंशिकता के सिद्धांत को दूसरा क्या नाम है? तो दूसरा इसका नाम है गैमेट का सिद्धांत। गैमेट का सिद्धांत। कोई पूछते कि गैमेट के सिद्धांत किसने बताया था? तो मेंडल ने बताया। कौन बताया? मेंडल ने बताया। गैमेट के सिद्धांत के बारे में कौन बताया? मेंडल ने बताया। मेंडल के प्रथम है ना, प्रथम उनका जो प्रथम नियम क्या था? तो पृथक्करण का नियम। उसका प्रथम नियम यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का प्रथम नियम क्या था? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम इन्होंने, यानी कि गैमेट के सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने ही दिया, यानी कि गैमेट के सिद्धांत को आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा गया। इसका प्रथम सिद्धांत, इनका जो प्रथम नियम रहा वो पृथक्करण का नियम रहा। कौन से? यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का पहला नियम है पृथक्करण का नियम। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास हम लोग करते हैं। एक शब्द है जीन। क्या शब्द है? जीन। देखिए जीन शब्द के बारे में किसने बताया? जीन शब्द के बारे में, जीन शब्द का खोज किसने किया था? जोहन सैन ने किया था। जोहन सैन ने किया था। जीन शब्द का खोज किसने किया? जोहन सैन किया था। किसने किया था? जोहन सैन ने जीन शब्द का खोज किया हुआ था। उसके आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं।
अब आगे देखते हैं ये जीन शब्द का खोज किसने किया, जोहन सैन ने किया था। उसके बाद देखते हैं एक बुक था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज ये किसने लिखी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखने वाले व्यक्ति है वो है डार्विन। कौन है, द ओरिजिन, कितने बार पूछे भी गया, डार्विन। किनके द्वारा लिखा गया, डार्विन के द्वारा। डार्विन का एक सिद्धांत भी था डार्विनवादी, डार्विनवादी इनका एक सिद्धांत है। कौन सी सिद्धांत है, डार्विनवादी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा, डार्विन ने लिखा। डार्विन का सिद्धांत क्या था, एक डार्विनवादी। डार्विनवादी किनका सिद्धांत था, डार्विन का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था, डार्विन का सिद्धांत था। उसके बाद हम लोग बात करते, ध्यान से देखिए, आगे हम लोग बात करने वाले हैं एक अंग के बारे में। ध्यान से देखिए, एक अंग है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगले टॉपिक्स जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए अगले जो टॉपिक्स है, उपार्जित अंग। क्या है, उपार्जित अंग। ये उपार्जित अंग का सिद्धांत किसने दिया, तो ये उपार्जित अंग का जो सिद्धांत दिया था लेमार्क। किसने दिया, लेमार्क ने दिया। लेमार्क किसने दिया था, उपार्जित अंग का सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क ने दिया था। उपार्जित अंग का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। लेमार्क का जन्म कब हुआ था, जन्म इनका जो हुआ था 1744 में इनका जन्म हुआ। इसकी मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु जो होगी 1829 में हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई, है ना। इसके द्वारा एक बुक भी लिखा गया था, फिलोसफी। क्या है, फिलोसफी, यानी कि इनके द्वारा जो लिखा बुक है फिलोसफी जोलॉजिकल। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया फिलोसफी जोलॉजिकल, यानी कि फिलोसफी जोलॉजिकल इनके द्वारा लिखा गया है, लेमार्क के द्वारा लिखा गया है। लेमार्क के द्वारा ये लिखा है एक लेमार्कवाद सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क ने ही दिया हुआ था। लेमार्कवाद सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क ने ही दिया था। लेमार्कवाद सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क ने ही इस सिद्धांत को लेमार्कवाद के सिद्धांत के बारे में लेमार्क ने ही बताया हुआ था। आगे देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये जो था उपार्जित अंग के बारे में विशेष करने वाले थे, तो उपार्जित अंग का जो सिद्धांत था, उपार्जित अंग है ना, उपार्जित अंग जो है, उपार्जित अंग का जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति है वो कौन था, लेमार्क था। लेमार्क का जन्म 1744, मृत्यु 1829 में। इसके द्वारा पुस्तक है फिलोसफी जोलॉजिकल। उपार्जित अंग होता है क्या है, उपार्जित अंग देखिए क्या होता है, यानी कि कार्य के प्रति जो काम हम लोग करते हैं उसके प्रति जिस अंगों, यानी कि काम के अनुसार जिस अंगों का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित। यानी कि कार्य के अनुसार जिस अंगों का निर्माण होते हैं उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित अंग। जैसे कि कोई व्यक्ति हो गया, अगर किसी व्यक्ति का हाथ पैर अगर कुछ भी कट गया, समझो कि दोनों हाथ किसी व्यक्ति का कट चुका है, तो वो दोनों अगर कोई व्यक्ति दोनों पैर से ही कोई कार्य कर रहे हैं, है ना, कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसी से लिख पढ़ रहे हैं। अगर किसी प्रकार का कोई काम हुआ, यानी कि काम करे, अब हाथ से जहाँ से कटा है वहाँ से वो क्या करेगा, वहाँ से अगर काम करने का प्रयास करेगा तो वहाँ पे उसको कुछ किसी प्रकार का वहाँ पे थोड़ा बहुत अंग का निर्माण हो जाएगा, काम के अनुसार हो जाएगा। यानी कि काम के अनुसार जो जिस अंग की निर्माण होती है उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित अंग कहते हैं। उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित अंग कहते हैं। इसी के बारे में बताए हुए थे, लेमार्क ने बताया था। कौन बताए थे, लेमार्क ने इसी के बारे में बताए थे, है ना। तब देखिए आज तक के लिए रहने दीजिए, टुडे इज एनफ। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट धमाल वीडियोस में, है ना। इसके बाद